नमस्कार। आज का हमारा विषय है वर्ण विन्यास। पहले मैं आपको 10 पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि हमारे वर्ण विन्यास संबंधी 10 गलतियां हो जाती हैं, तो हमने उसके शुद्धिकरण कैसे करना है। आपको पता है कि हिंदी में इसे वर्ण विन्यास कहा जाता है, अंग्रेजी में स्पेलिंग, और आपके उर्दू में कहा जाता है हिज्जे। तो हिज्जे के अंतर्गत आज मैं 11 पॉइंट बताने जा रही हूँ, जिसे आप कहा जाएगा, आपने लिखा होगा, देखा होगा कि आप ट्वर्क वाली पंक्ति लेते हैं जिसमें कहते हैं ट, ठ, ढ, ढ, ठीक है ना, आप लेते हैं। ट वर्ग वाली पूरी पंक्ति होती है, तो उसमें आपका आज हमारा जो होने जा रहा है वो है ढ और ढ, ठीक है, ढ ढ, जैसे आप कहते हैं ढ डमरू, ढ ढक्कन, ठीक है। आज हम इसमें लेने जा रहे हैं। देखेंगे आपका अगर हम लें कि हम कई बार लिखते हैं ढ, ठीक है ना, ट ठ ढ, ठीक है, और ढ, तो ये क्या है। इसके अंतर्गत कई बार हम क्या लिखते हैं कि कई बार इसके नीचे आपको दिखा जाता है कि ये सिंपल होता है और इसके नीचे अंतर्गत क्या लगा दिया जाता है, बिंदी। तो इनमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप हिंदी में देखें तो आपका एक होता है ज, ज और ज, ठीक है ना, आपका ज, ठीक है, और ज, तो इन दोनों में आपके व्याकरण में कहा गया है इसे आगत व्यंजन के अंतर्गत लिया जाता है। ऐसे ही आपका जो लिया जाए, आपका इसको और इसे व्यंजन के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन व्यंजन की पंक्ति के अंतर्गत रखा गया, लेकिन इन्हें व्यंजनों के अंत में रखा गया इन्हें, ठीक है, आपको इन दोनों को व्यंजनों के अंत में रखा गया है। तो आज हम इसी के शोधन पर विचार करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा ढ, तो ढ होता है जो इसका प्रयोग आरंभ में किया जाता है, जैसे डकैत, डमरू, आरंभ में होगा। बिना बिंदी के जब प्रयोग किए जाएंगे तो ये आरंभ में प्रयोग किए जाएंगे। जो बिंदी वाले प्रयोग किए जाएंगे वो अंत में या मध्य में होंगे। जैसे कूड़ा है, सड़क है, लड़का है, लड़की है, तो ये आपके कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, मध्य में या अंत में प्रयोग किए जाएंगे। जो बिंदी वाला होगा वो मध्य में या अंत में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें, ये है आपका ढ और ढ, ठीक है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा इसमें बिंदी नहीं लगी हुई और इसमें बिंदी लगी हुई है। इसमें क्या अंतर है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप ये देखेंगे जब भी आप बिना बिंदी के प्रयोग करेंगे उसका आरंभ में प्रयोग करेंगे। ढोलक, ढक्कन, अगर मैं लगाना चाहूं तो मैं ये भी लगा सकती हूँ ढेर, ठीक है, उसका ढीला, ठीक है, पजामा ढीला हो गया, तो ये आपका किस में प्रयोग किया गया, मैंने आरंभ में प्रयोग किया इसका। अगर आपने अब ढ जो बिंदी वाला प्रयोग किया जाएगा वो कहाँ प्रयोग किया जाएगा, मध्य में या अंत में। जैसे आपका है पढ़ना, चढ़ना, ठीक है, पढ़ना, चढ़ना, अंत में अगर लगाए बाढ़, तो ये क्या हो गया, अंत में प्रयोग किया जाएगा। ये आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी कि ढ जो खाली होता है, ढ ढक्कन वाला, आप इसको ढक्कन को बोलते हैं, ढ ढक्कन, इसको आरंभ में प्रयोग किया जाएगा बिना बिंदी के। और जो बिंदी वाले होंगे, चाहे आप इसके ड़ के देखें चाहे ढ के देखें, ये मध्य और अंत में बिंदी वाले प्रयोग किए जाते हैं। जा सकता है इसका आगे। हमने कई बार ऐसा शब्द होता है कि हम लिखते हैं उसे, हम कहते हैं कि हमने तो लिख दिया करकट, र की आवाज आ रही है, तो हमने तो ऐसे लिख दिया कि ऊपर लगा दिया र। तो क्या है इसका अर्थ, क्या बनता है और इसका अर्थ क्या बनता है, दोनों करकट ही उच्चारित किए जाएंगे। अगर आप ऊपर लगा देते हैं र, तो इसका मतलब होगा केकड़ा, और अगर आप र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्वर सहित र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कूड़ा। आपने तो करकट फैला रखा है, तो इसका मतलब होगा आपने कूड़ा फैला रखा है, ठीक है। आपके कई बार जब पेपर देने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि करकट, अब इसमें बताइए केकड़े का कौन सा होगा, करकट, ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, तो आपने इस पर निशान लगाना होगा जिसमें र ऊपर होगा, और मध्य में र का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका मतलब होगा क्या होगा, कूड़ा। अब अगला हमारा जो 14 पॉइंट, स्वर रहित श, यानी कि कैसा है, स्वर रहित है श। स्वर रहित जब स्वर सहित र के साथ संयुक्त होता है तब उसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि श के नीचे र लग गया तो हो गया, नहीं, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, श्र के रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे श जमा में र, तो आपका ये क्या हो गया, र किससे युक्त हो गया, स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, तो श्र। अगर मैं यहाँ पे री लगा देती हूँ, की मात्रा लगाती हूँ, तो ये श्री बन जाएगा। पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए। श के साथ र लगेगा तो ऐसे प्रयोग नहीं होगा, जबकि उसका ऐसे प्रयोग किया गया। अगर आपका पूछा जाए कि ये किस किस के मेल से बना है, तो आप फट से लिख सकते हैं श जमा में र जमा में ई, बड़ी ई, तो ये श्री बन गया। क्लियर। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, एक बार हलंत लगा देते हैं, ठीक है, और एक बार
खाली पूरा प्रयोग करते हैं। म का पूरा प्रयोग होता है, एक बार हलंत का प्रयोग किया जाता है। वो क्या मतलब है, उसमें अंतर क्या है? अहम अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खास। ये काम मेरे लिए अहम है, तो यानी कि ये काम मेरे लिए खास है। ये पर्सन मेरे लिए अहम है, यानी कि मेरे लिए खास है। इसके नीचे हलंत नहीं होगा। जब आप अपने लिए अहम, मैं, जो संस्कृत का शब्द है, इसके नीचे हलंत लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? अहम। ठीक है, अगर हलंत लग जाए तो ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है मैं। ठीक है, अहम खादामी, मैं खाना क्या होगा? मैं खाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? म के नीचे हलंत, तो आप ये कहेंगे कि ये संस्कृत का शब्द और मैं, और आप बिना हलंत के खास। आपको पता होगा कि हमारे हिंदी में स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का आजकल प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ये पॉइंट है, जो वो शब्द के शुरू में दीर्घ स्वर आते हैं, जैसे आ, ठीक है, अ नी आ, ई, उ आदि के आने पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें आप लोग, आ, ठीक है, उ, जिसे आप बड़ा उ कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? यहाँ पे मात्रा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे मात्रा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कौन सी मात्रा है? आपकी दीर्घ मात्रा है। तो दीर्घ मात्रा में होने पर क्या प्रयोग किया जाएगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ गई होगी आपको ये भी बात।